दोस्तों, पेश है विचित्र कन्यादान का भाग आगे का। अरे, ये महात्मा बड़े त्यागी हैं। सुना है धन को छूते तक नहीं, वे दक्षिणा के भूखे नहीं हैं। और फिर नगर के दूसरे लोग भी तो कथा सुनने जाते हैं। क्या वे सभी दक्षिणा देकर आते होंगे? यह तो मुझे पता नहीं माँ, मगर मुझे यह जचता नहीं। वैसे भी उस भीड़ में मैं अनपढ़ गंवार क्या अच्छा लगूंगा? अच्छा क्या कथा अच्छा कथा मत सुनना, कम से कम महात्मा के दर्शन तो करा जाओ। साधु महात्माओं के दर्शनों का लाभ भी मिलता है। दर्शन भी तो कोई दक्षिणा नहीं देनी पड़ती ना बेटा। माँ की बात माँ की बात मानकर त्रिलोक कई बार महात्मा बने वीरभद्र के पास पहुँचा। वह हमेशा 2-4 दिन होते तो इसलिए वह पास जाने की संकुचाता और सोचता, ये लोग चले जाएं तो महात्मा से मिलूं। इस तरह कई दिन बीत गए। राधिका जब त्रिलोक से पूछती है, महात्मा जी के दर्शन करने गए बेटा? नहीं माँ। एक दिन उसने सोचा, महात्मा जी अकेले सुबह सुबह अकेले होते हैं, क्यों न सुबह सुबह जाकर मिलूं उनसे। और अगले दिन सुबह सुबह, मौका अच्छा है, महात्मा जी 3-4 अच्छी सी दातुन तोड़कर ले जाऊं। इस तरह उनका भेंट पाकर महाराज भी प्रसन्न होंगे और लगे हाथों उनका ज्ञान भी पा लूँगा। और यह विचार आते ही वह नीम के एक पेड़ पर चढ़ा और 3-4 अच्छी सी दातुन तोड़कर उसने वीरभद्र के पास पहुँचा। महात्मा जी, मेरी लाई दातुन मुलायम है, इनसे अपने दांत साफ कीजिए। वीरभद्र ने बिना कुछ कहे वे दातुन ली और त्रिलोक चुपचाप वहाँ खड़ा होकर उसकी ओर देखने लगा। यह देख, कहो, कुछ कहना है वत्स? हाँ महात्मन, कहना तो है। पहले कई दिनों से आपसे मिलने का जुगाड़ में था, लेकिन आपके पास हर समय भीड़ रहती थी, इसलिए कुछ कहने का मौका नहीं मिला। अच्छा, ऐसी बात है तो बोलो, क्या कहना चाहते हैं? निष्कोच कहो। महात्मा जी, मेरी माँ कई दिनों से जोर देकर कह रही है आपसे ज्ञान सीख कर आऊँ, अतः ज्ञान दे दीजिए। त्रिलोक निश्चल बातें सुनकर वीरभद्र मुस्कुराया। ज्ञान तो मैं तुम्हें दे दूंगा वत्स, मगर तुम उस ज्ञान को अपनाओगे भी? तो क्यों न मैं महात्मा जी आपके द्वारा किए गए ज्ञान का पाठ गांठ बांध कर रखूँगा। तो सुनो वत्स, यूँ तो इस दुनिया में सिखाने और सीखने के लिए बहुत सी बातें हैं, पर मैं तुम्हें सच्चे ज्ञान की एक बात देता हूँ। किसी को मुसीबत में पड़े और कोई कुछ भी कहे करने को, तो सदैव लगन से करते रहना और एक दिन तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। सुनकर त्रिलोकनाथ वहाँ से वापस लौट गया। इससे भला ज्ञान की क्या बात हुई? इसमें भला ज्ञान की क्या बात हुई? मैं अपने काम में लगन से तो अब भी करता हूँ। भला खेती के काम लगन से न किया जाए तो अच्छी फसल कैसे पैदा हो? वह मन में तरह तरह के तर्क करता हुआ घर आ पहुँचा। कुछ दिन बाद वीरभद्र एक विशाल गढ़ छोड़कर किसी दूसरे नगर में चला गया। और वीरभद्र के जाने के कुछ दिन बाद विशालगढ़ में भयंकर सूखा, धीरे धीरे बरसात का मौसम बीतने लगा, मगर वर्षा नहीं हुई। ओह, ऐसे खेतों में हल कैसे चलाएंगे? खेतों में जुताई न हो, बीज न रोपा जाए। फिर वर्षा के लिए लोगों ने पूजा पाठ किए, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए, मगर कुछ फल न मिला। उजड़ घुमड़ कर बादल आते और मगर बिना बरसे ही वापस चले जाते। पानी न बरसात, किसानों के खेत में जुताई भी नहीं हुई। सभी हाथ पे हाथ धर के बादलों की ओर निहार रहते थे, न जाने कब वर्षा होगी। मगर त्रिलोक
ने ऐसा नहीं किया। उसने वीरभद्र की बात ध्यान थी। वह उस रोज़ सुबह उठा और हल और बैल लेकर खेत में जाता और जितना भी होती सूखी मिट्टी पर हल चलाकर सांझ को घर वापस लौटता। अन्य किसान देखकर हंसते। त्रिलोक, खेत के बीज नहीं बोए जा सकते, हल क्यों चलाते हो? काका, महात्मा जी ने काम को पूजा मानकर करने को कहा कह गए थे, वही कर रहा हूँ। और एक दिन जब त्रिलोक नित्य की भांति सूखी धरती पर हल चला रहा तो आकाश में जाते इंद्र देवता की नज़र उस पर पड़ी। अरे, यह इस राज्य में तो वर्षा होने से सूखा पड़ा है, फिर यह किसान खेत में हल क्यों चला रहा है? इंद्र देवता तुरंत ही चरवाहे का रूप भेद धारण किया पृथ्वी पर त्रिलोक के पास पहुँचे। भाई, क्या बात है, तुम ज्योतिषी की भविष्यवाणी नहीं सुनी? इस बार वर्षा नहीं होगी। सुना है इंद्रदेव रुष्ट हैं, वह पानी नहीं बरसाएंगे। तुम व्यर्थ में अपन परिश्रम कर रहे हो। काका, किसान का काम है खेत में हल चलाना, मैं वही कर रहा हूँ। खाली बैठकर मैं निठल्ला हो जाऊंगा तो क्या पता चल हल चलाने भी भूल जाऊं। इंद्र देवता का काम मेघ लाना है, वह जल बरसाना है। वह अपना काम भूल गए हैं तो क्या मैं भी अपना काम भूल जाऊं? त्रिलोक की बात सुनकर चरवाहे का धारण किए इंद्र चकराए। अरे अनपढ़ किसान, इतनी बड़ी बात कह दी, इतनी बड़ी बात कह दी। यह इंसान अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और मैं देवराज इंद्र होकर अपने कर्तव्य को भूल बैठा। यह सोच इंद्र चुपचाप इंद्र लोक चले गई और तुरंत ही बादलों को आदेश दिया, जो भी किसान विशालगढ़ में अपने खेत पर हल जोत रहा है उसके खेत के ऊपर जाकर खूब पानी बरसाओ। जो आज्ञा इंद्रराज। आज्ञा मिलते ही ये बादल बरसने के लिए चल दिए। विशालगढ़ में अकेले त्रिलोक के खेत में जोत रहा था और 100 बादल उसी के खेत के ऊपर बरसने लगे। आह, भगवान ने मेरी सुन ली। यह देख दूसरे किसान चकराए। त्रिलोक, तुम्हारे खेत में वर्षा हो रही है, हमारे खेत सूखे पड़े हैं। शायद मेरी लगन को देखकर इंद्र भगवान प्रसन्न हो गए हैं। तुम भी लोग अपने खेत जोतना शुरू कर दो, तुम्हारे भी खेतों में वर्षा अवश्य पानी बरसेगा। फिर सभी किसान हल लेकर अपने अपने खेतों जोतने लगे। देखते ही देखते आकाश बादलों से भरा गया और गरज के साथ वर्षा होने लगी। हमारे खेत में भी वर्षा होने लगी। त्रिलोक की बात सच निकली। सिद्धि सारे राज्य में सूखे तालाब, कुएं, सरोवर इत्यादि वर्षा से भर गए। विशालगढ़ के राजा भीलसेन ने जब यही चमत्कार के विषय में सुना तो उसने त्रिलोक को महल बुलाया। त्रिलोक, तुम असंभव कार्य को कैसे संभव कर दिया? जब त्रिलोक बाबा सकल बलदेव के महाराज के जाने की ज्ञान की बात बता दी और सारी बात जानकर त्रिलोक, उन महात्मा ने जो ज्ञान भरे उपदेश हमने भी सुने थे, पर उन्हें कहे दृढ़तापूर्वक तुम चले पाए। तुम्हारे सच्चे ज्ञान का प्रभाव ही राज्य के अकाल दूर हो पाया है। तुम्हें हमारे राज्य में के ऊपर बड़ी उपकार किया है। और तत्पश्चात राजा ने बहुत सारा धन इनाम दिया, जिसे घर लौटकर खुशी खुशी अपने घर लौटाया और उसे धन से लदा देख राधिका खुश होकर बोली, देखा बेटा, मेरी बात ठीक निकली ना। साधु महात्माओं के ज्ञान कभी न कभी जरूर फलता है। माँ, मैंने ज्ञान तो गांठ बांधा था और ज्ञान की गठरी भरकर धन के रूप में आ गई और धन से त्रिलोक ने खेत खरीदे और उन खेतों से अपने घर के लिए संपन्नता झलकने लगी। एक रात जब वह गहरी नींद में सोया था तो विष्णु भगवान ने सपन में दर्शन दिए। त्रिलोक, गुरु की दी गई सीख के कारण तुम आज सुख संपन्नता से भोग रहे हो। ये गुरु इस समय प्रति वन में मृत्यु की
श्यान पड़े हुए हैं, उन्हें प्रतिवन में जाकर उसकी अंत्येष्टि करनी है। यह सपन देख त्रिलोक हड़बड़ा कर उठ गया। यह मैंने क्या सा विचित्र सपना देखा है? क्या वास्तव में महात्मा जी की प्रीतिवन में मनुष्य मन शैया पर पड़े हुए हैं? मैं उजाला होते ही प्रति वन में जाकर देखूंगा। अगले दिन ही त्रिलोक रसिया ने अपने सपन के बारे में बताकर प्रतिवन की ओर चल दिया। शेरदी वह प्रतिवन में जा पहुंचा और कुछ देर खोजने के बाद एक पेड़ के नीचे वीरभद्र का पार्थिव शरीर पड़ा मिला। सपन सत्य था। मुझे सूखे लकड़ियां इकट्ठी कर महात्मा का अंतिम संस्कार करना चाहिए। उसकी सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर वीरभद्र की चिता जलाई। उसके बाद सब वो चिता पर अग्नि पर रख दिया और एक समझ में नहीं आई, मेरे अलावा महात्मा जी के और भी हजारों अनुयायी होंगे, पर विष्णु भगवान ने सपन में मुझे ही क्यों प्रतिवन आकर महात्मा जी की अंत्येष्टि करने का आदेश दिया? तभी वहाँ साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हुए। त्रिलोक, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है उसका उत्तर तुम्हें मैं देता हूँ। सुनो, महात्मा वीरभद्र तुम्हारे पिता थे। क्या यह सच है? आप क्या सच कह रहे हैं भगवान? त्रिलोक, मैंने तुमसे वही बताया है जो सत्य है। वह विराट नगर के युवराज हो। विराट नगर का शासन करने वाली महारानी रत्न प्रभा तुम्हारे जन्मदायिनी है, माँ है। और विष्णु भगवान ने विस्तार त्रिलोक को वह उसके वंश के बारे में बताया। पश्चात त्रिलोक विराट नगर में तुम्हारी माँ रत्न प्रभा बड़ी बेचैनी से तुम्हारे वहाँ पहुँचने की राह देख रही है। अब तुम विराट नगर में जाकर अपना राजपाट संभालना होगा। भगवान, यदि विराट नगर में चला जाऊंगा तो मेरी राधिका माँ का क्या होगा? मेरे अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं है। त्रिलोक, मैंने तुम्हें यह कब कहा है कि राधिका को छोड़कर विराट नगर जाओ? तुम राधिका को अपने साथ विराट नगर ले जाना। जाओ त्रिलोक, अब तुम विराट नगर के जाकर अपना कर्तव्य पालन करो। ठीक है, हाँ यह ठीक रहेगा भगवान। और लौटकर राधिका ने विष्णु भगवान द्वारा सारी बात बताई। सचपात माँ, अब तुम मेरे साथ विराट नगर चलना होगा। ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगा वैसा ही करूँगी। तब एक रथ में बैठकर राधिका विराट नगर की ओर चलती है। विराट नगर पहुंचकर दोनों एक सराय में रुक गए। माँ, तुम यहीं रुको, मैं दरबार में महारानी रत्न प्रभा से मिलकर आता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जरा जल्दी वापस लौटना। राधिका और को महल में छोड़ त्रिलोक दरबार में पहुंचा। ओह, तो ये है मेरी माँ, जन्मदायिनी माँ। आगे बढ़कर महारानी रत्न प्रभा से बोला, माँ कौन हो तुम? माँ तुम्हारा बरसों पूर्व बिछड़ा बेटा नीलभद्र हूँ। क्या? हाँ माँ, तुमने अपने पुत्र को नहीं पहचाना? यह कैसी बात? इस बात का प्रमाण है? क्या प्रमाण है तुम हमारे बिछड़े हुए नीलभद्र हो? फिर भी तुमने माँ कहने का दुस्साहस कैसे किया? यह सुनकर त्रिलोक का बुरी तरह सटपिटा गया। उस समय दरबार में विष्णु भगवान प्रकट हुए। महारानी विष्णु प्रभा, सत्यता को पहचानो, यह युवराज तुम्हारा खोया हुआ पुत्र नीलभद्र है। क्षमा करे भगवान, मैंने अपने खून को नहीं पहचान पाई। और रत्न प्रभा दौड़कर नीलभद्र को छाती से लगा लिया और आंखों में आंसू बहने लगे। यह देख महारानी रत्न प्रभा, राजा वीरेंद्र सिंह मरते दम तक मेरी आराधना की थी। वह सच्चा भगत था, इसलिए उसे बिखरे परिवार को इकट्ठा करने में मुझे खुद यहाँ आना पड़ा, कहकर विष्णु भगवान अंदर ध्यान हो गए। और रानी विष्णु प्रभा विष्णु भगवान के कथन सुनकर अस्वस्थ खड़ी रही। भगवान विष्णु ने कहा है कि महाराज वीरभद्र मरते ही दम तक आराधना की, तो क्या महाराज जी सुरक्षित आ गए? हाँ माँ, पिताजी महाराज को सुरक्षित आ चुके हैं। उनसे कि अग्निष्टि मैं ही
करके ही मैं यहाँ आया हूँ। ओह! रतन प्रभा चक्कर खाकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो स्वयं को एक शयन कक्ष में लेटा पाया। त्रिलोक उसके पास बैठा बैठा था। तुम ठीक तो हो ना माँ? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे पिता की मृत्यु का समाचार सहन नहीं कर सकी, इसलिए अपने आप को संभाल ना सकी। माँ, जिस स्त्री ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, स्त्री को अपने साथ लाया हूँ। उसे माँ के समान समझता हूँ। वह स्त्री कहाँ है बेटी? है बेटा। माँ, वह विराटनगर की एक सराय में ठहराया हूँ। बेटा, जिस स्त्री को तुम्हारा पालन पोषण किया है, स्त्री मेरे लिए देवी के समान है। मैं अभी रथ भेजकर उसे देवी को महल बुलाती हूँ। और रानी रतन प्रभा उसी समय रथ भेजकर सराय में ठहरी राधिका को महल बुलाया। बहन, आज से तुम इसी महल में हमारी बहन बनकर रहोगी। मेरे सम्मान तुम भी विराटनगर की राजमाता कहलाओगी। ओह, मैं तो अभागिन, इतना मान सम्मान! राधिका खुशी से अभिभूत हो उठी। फिर महारानी ने रतन प्रभा ने प्रधानमंत्री सयोदंत को बुलाकर उसे कहा, प्रधानमंत्री जी, तुम बड़े शान शौकत से युवराज नीलभद्र का अभिषेक करना चाहती हूँ। तुम आसपास के सभी राजा महाराजाओं को नीलभद्र की राज के अभिषेक समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भिजवा दो। जो आज्ञा महारानी जी। और सुमुहूर्त पर युवराज नीलभद्र का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम से साथ किया। विराटनगर के आसपास के सभी राजा महाराजा राज के अभिषेक में शामिल हुए। राजा नीलभद्र की जय, राजा नीलभद्र की जय। और सम्मेलन हो जाने के बाद सभी राजा महाराजा रतन प्रभा नीलभद्र से विदा लेकर अपने अपने राज्य जाने लगे। तब भल्लाचंद्र राजा महारानी रत्ना प्रभा के नील से विदा लेने आया। महारानी, आपके पुत्र राजा नीलभद्र ही रूपवान व तेजस्वी। काश मेरी पुत्री मालिका से विवाह राजा नीलभद्र का विवाह हो जाता। राजन, इसमें इतना निराश होने की क्या बात है? अवश्य ही नीलभद्र का विवाह तो करना ही है। यदि आपकी पुत्री विवाह योग्य है तो हम शीघ्र ही यह रिश्ता स्वीकार करते हैं। महारानी जी, यह कार्य इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रही हैं। क्यों? महारानी जी, मालविका हमारी इकलौती पुत्री है, इसलिए वह हमारे महारानी बड़े ही लाड प्यार करते हैं। इतना लाड प्यार करने के कारण वह कुछ जिद्दी हो गई है। तो बात यह है, मुंह से निकालती है, उसे पूरा करने के छोड़ती है। हमने कई सुंदर और योग्य राजकुमारों का प्रस्ताव मालिका के सामने रखे, परंतु जिद्दी मालिका ने सबको ठुकरा दिया। वह प्रत्येक राजकुमार में कोई न कोई कमी निकाल देती है। ओह, तो यह बात है। तो वह राजा नीलभद्र में भी कोई न कोई कमी निकाल देगी। महारानी जी, मैं राजकुमारी मालविका को इस विषय में समझा कर हार चुका हूँ, लेकिन हमारी कोई भी बात नहीं मानती। यदि उसका आगे ऐसी रवैया रहा तो वह विवाह कैसे होगा? हम तो यह सोचकर कभी बुरा तरह परेशान हो उठते हैं। तभी नीलभद्र राजा भद्रदेव से बोला, राजन, यदि आप चाहें तो मैं महारानी मालविका से विवाह करने के लिए तैयार हो सकता हूँ। कैसे? राजन, इसके लिए आपको वैसा ही करना होगा जैसे मैं कहूँ। मुझे मंजूर है राजन। तब नीलभद्र ने अपनी योजना समझाने लगा। नीलभद्र की योजना के पश्चात, ओ राजन, आपने बहुत अच्छी योजना बनाई है। निश्चित ही इस योजना के कार्यान्वित करने के लिए जिद्दी मालविका विवाह के लिए तैयार हो जाएगी। हमें आपकी योजना पसंद है। और भद्रसेन ने उसी समय उंगली में पहनी अंगूठी निकाली और उसे नीलभद्र को पहनाते हुए बोला, यह आज से तुम्हें अपने दामाद के रूप में स्वीकार करता हूँ। और रतन प्रभा भी रदिया ने भी इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। और जब भद्रसेन
रतन प्रभा और नीलभद्र की अनुमति लेकर राजा जाने लगा। तो महाराज आज से 5 दिन पश्चात अमावस्या के दिन राजकुमारी मालविका को उसकी सखियों के साथ वन में भेजना न भूलना। उस दिन वन में अपनी योजना का शरीर गणेश करूँगा, जैसी मैं अमावस्या का दिन याद रखूँगा राजन। और भद्रदेव जी के जाने के पश्चात भद्रदेव रतन प्रभा से कहा, माँ राजा भद्रसेन की बेटी से विवाह करने की चुनौती को स्वीकार करने के मैंने कोई गलती कार्य तो नहीं किया। नहीं बेटा, तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया, बल्कि जिस दिन तुम्हारी मलिका का विवाह विराटनगर ले आओगे उस दिन हमारे लिए अपार खुशी का दिन होगा। ठीक 5 दिन बाद जब अमावस्या को भद्राचल का राजा भद्रसेन अपनी पुत्री राजकुमारी मलिका से बोला, बेटी बहुत दिन हो गए तुम वन विहार करने नहीं गई, क्यों ना आज तुम वन में अपनी सखियों के साथ घूम फिराओ। पिताजी महाराज, मैं भी कई दिनों से इस विषय में सोच रही थी। तो देर किस बात की बेटी, तुम अभी तुम्हारी वन यात्रा के लिए रथ तैयार करवा देते हैं। और कुछ देर बाद ही मलाविका अपनी सखियों के साथ वन विहार के लिए वन में जा रही थी। ये प्रभु, राजा वीरभद्र को उसकी योजना में सफलता प्रदान करना। और राजा तत्पश्चात योजना के अनुसार वीरभद्र स्वयं भी वन में जाने के लिए तैयार करने लगा। दूसरी ओर नीलभद्र राधिका रत्नप्रिया के आशीर्वाद से 4-5 सेवकों के साथ रथ में बैठकर वन की ओर चल दिया। और उधर वन में पहुंचकर राजकुमारी मलिका अपनी सखियों से वन विहार करना लगी। आह, कितना सुंदर रोमांचक दृश्य है। दूसरी ओर नीलभद्र वन में पहुंचा। वन पहुंचते ही उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, देखो हमारे पास समय कम है, तुम लोग शीघ्रता से प्रेत का रूप धारण कर लो, जो आज्ञा महाराज। और कुछ देर बाद 5 सेवकों ने प्रेत का स्वांग भरे वीरभद्र के सामने पहुँचे। अब तुम लोग मलिका और उसके सखियों के पास जाकर उत्पात मचाओ। और आज्ञा पापरेत 5 सेवक उस ओर चल पड़े जिधर वन में मलाविका और उनकी सखियाँ भ्रमण कर रही थीं। और शीघ्र ही वन भ्रमण करती मलाविका के सम्मुख पर हा ये प्रेत, ओ प्रेत। उन प्रेतों को देखकर मलाविका की सखियाँ मलाविका को अकेला छोड़कर भाग गईं और प्रेत मलिका को खींचकर एक ओर ले जाने लगे। हा, हम तुम्हें खाएंगे, हा, बचाओ मुझे, कोई प्रेत से बचाओ। और तभी एक बहरूपी बेलिए का रूप वेश धारण करिए वीरभद्र दौड़ता हुआ आया। अरे प्रेतों, इस लड़की को छोड़ दो, मेरे हाथ में भैंक की गंडा बंधा है, जिसे जरिए तुम्हें सबको भस्म कर दूंगा। यह सुनते ही प्रेत राजकुमारी मलिका को छोड़ दिया। इस बहरूपी बेलिए के पास प्रेत राजा का भैंक गंडा है, हमें तुम्हें भस्म कर देगा। सिर दी हम वहाँ से भाग चलो, इसी में हम सुख की भलाई है। और 5 सिर पर पैर रखकर वहाँ से भाग खड़े हुए और नीलभद्र भयभीत मलिका के पास पहुँचा। पास ही मेरी झोपड़ी है, चलो उसमें चलकर विश्राम करो। मलिका बिना कुछ कहे उसके साथ चल पड़ी। और झोपड़ी में नीलभद्र ने मलिका से पूछा, अब बताओ तुम कौन हो? मैं भद्राचल राज्य की राजकुमारी मलिका हूँ। ओह, तब ठीक है। वैक देवता ने एक दिन मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरी पत्नी राजकुमारी होगी। शायद तुम ही हो राजकुमारी हो। नहीं, मैं तुम्हें राजकुमारी कैसे हो सकती हूँ? ठीक है, मैं अपने ताबीज़ में देख लेता हूँ। वैक देवता ने कहा था, जो राजकुमारी मेरी पत्नी बनेगी उसकी तस्वीर मेरे ताबीज़ में आ जाएगी। अगर तुम्हारी तस्वीर मेरे ताबीज़ में नहीं आई तो तुम सुखद अपने महल लौट जा दूँगा। और यह कह वीरभद्र ने अपने गले में ताबीज़ उतारा।
और उसने खोल कर देखा, ओह इसमें तो मेरा चित्र है। देखा, काल बैग देवता बात सही है ना, तुम्हारा यह चित्र ये ताबीज में कैसे आता? तुम वही राजकुमारी हो। यह कैसे हो सकता है? एक राजकुमारी एक साधारण बेलिए से तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूँगी। अच्छी तरह सोच लो राजकुमारी, यदि तुमने मेरे साथ विवाह किया तो बैग देवता क्रुद्ध होकर तुम्हें भस्म कर देंगे। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। तो फिर एक ही रास्ता है राजकुमारी, वह यह कि तुम मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। वाह, यह हुई ना बात। तभी खट खट खट, बच्चा हम परदेसी हैं, क्या झोपड़ी में शरण मिलेगी? लंबे सफ़र के कारण थक गए हैं। क्यों नहीं साधु बाबा। और नीलभद्र ने आदर से साधु बाबा और वज्रसेन व पंडित को झोपड़ी में बिठाया। और राजकुमारी मलाविका को लगता था कुदरत ने हमारे साथ है विवाह संपन्न करने के लिए पंडित जी को यहाँ भेज दिया। मलाविका ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसकी ओर देखती रही। और वीरभद्र ने पंडित से कहा, पंडित जी हम दोनों विवाह करना चाहते हैं, क्या आप हमारा विधि पूर्वक विवाह करो दोगे? क्यों नहीं, यह तो बड़ा नेक काम है। पंडित जी ठीक कह रहे हैं, कन्या की ओर से मैं कन्यादान कर दूंगा। ठीक है, तो फिर पंडित जी अब आप इसी समय हम दोनों का विवाह कर दीजिए। और झोपड़ी के बाहर विवाह की वेदी बनाई और पंडित जी ने नीलभद्र और विमला का विवाह संपन्न कर दिया। और कन्यादान हेतु बने राजा भद्रसेन ने किया। अगर यह जिद्दी राजकुमारी मलिका संघर्ष विवाह करने के लिए तैयार हो जाती तो एक राजकुमार का विवाह इतने साधारण तरीके से न होता। और विवाह के उपरांत विवाह संपन्न होने के उपरांत पंडित जी ने नीलभद्र से बोले, बेटा अब हम आज्ञा दो, हम दिन छिपते ही पहले अपने इस वन से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है पंडित जी, आप वन से थोड़ी दूर तक छोड़ आता हूँ। और मल्लिका झोपड़ी में छोड़ वीरभद्र पंडित जी को बने वीरभद्र को छोड़ने चले गई। और वन में कुछ दूर पहुँचने पर, महाराज अब झोपड़ी काफ़ी दूर आ गए हैं, आप अपना वेश बदल लीजिए। भद्रसेन ने ऐसा ही किया। और पश्चात, अब महाराज अब आप यहाँ सीधे विराट नगर जा पहुँचिए। सांझ होते होते मैं और मल्लिका भी विराट नगर पहुँच जाएंगे। ठीक है। और वीरभद्र पंडित वहाँ से चले गई। और तब वीरभद्र वापस झोपड़ी में आया। मल्लिका विराट नगर का राजा उद्यान मेरे तथा माली कार्य करते हैं। मैं चाहता हूँ दोनों इस समय उनसे आशीर्वाद लें। अब मुझे तुम्हारे साथ ही जीवन गुजारना है, तुम मुझे जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकते हो। दोनों झोपड़ी से निकल कर वन की ओर चल पड़े। और कुछ दूर जाने पश्चात, अरे यह उजाड़ वन में यह किसका रथ खड़ा है? आसपास कोई स्वामी भी नजर नहीं आ रहा। नीलभद्र ने आसपास स्वामी की खोजने लगा, पर उसे सफलता ही हाथ लगी। मल्लिका से बोला, मल्लिका लगता है कुदरत ने इस बार हमारा साथ दे रही है। विराट नगर काफ़ी दूर है, क्यों ना मेरे रथ में बैठ कर विराट नगर चले, जैसा आप ठीक समझे स्वामी। और मल्लिका ने रथ में बैठाकर नीलभद्र ने रथ हाँक दिया। बेचारी मल्लिका सपने में भी गुमान ना होगा, यह रथ मैं ही यहाँ छोड़कर गया था। और सांझ होते होते उसका रथ विराट नगर में पहुँचा। और नीलभद्र मल्लिका को राज्य के उद्यान में उस कक्ष में ले आया जहाँ खाली पड़ा था। मल्लिका चचा से कक्ष में नहीं है, उनसे मुलाकात लाता हूँ, तब तक यहाँ बैठो। ठीक है स्वामी। तब नीलभद्र ने कक्ष से बाहर निकल गया। और कुछ दूर जाने पर, अब मुझे अपने असली वेश में आकर मल्लिका के पास जाना चाहिए। और नीलभद्र ने वहीं झाड़ी में पहले से सिपाही अपने राजकीय वस्त्र पहन लिए और पुन कक्ष की ओर चल पड़ा। इधर
जब बैठी बैठी मल्लिका जब जी घबराने लगा तो वह कक्ष से बाहर निकल कर टहलने लगी। यह कौन इधर आ रहा है? सूरत से वेशभूषा से कोई राज लगता है। लंबे लंबे डंक भरता हुआ आदमी नीलभद्र उसके सामने पूछा, अति सुंदर, कौन हो तुम? जी मैं यहाँ बाग की माली का भतीजा की पत्नी हूँ। आह, तुम मालिक के भतीजे की पत्नी हो? तुम राजमहल की रानी बनकर रहना चाहिए। चलो हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाएंगे, लेते हैं, आओ हमारे साथ महल चलो। यह सुनते ही मल्लिका सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। नहीं, यह पाप है। मैं विवाह, मेरे पति बेस गरीब हैं तो क्या हुआ, उन्हें नहीं छोड़ सकती। मेरे अपनी पत्नी कदापि नहीं बनूंगी। नाराज न हो सुंदरी, हम एक बार जो मन में ठान लेते हैं फिर वह करके रहते हैं। तुम्हें अपनी रानी बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नृत्य न कीजिए, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ। मल्लिका ने सचमुच ही पाँव पकड़ लिए और फुट फुट कर रो पड़ी। अरे अरे मल्लिका, तुम रोने क्यों लगी? देखो मैं इस प्रकार न रो। और रोती हूँ। मल्लिका ने जब यह सुनते हुए झटके से सिर उठाया तो तुम मेरा नाम क्या जानते हो क्या? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। वन में तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था क्या? हाँ मल्लिका, यह सत्य है। मैं इस देश का राजा नीलभद्र हूँ। तुम्हें विवाह करने के लिए मैंने तुम्हारे पिता से यह नाटक रचा था। तो क्या यह वह प्रेत नकली थे? ओह, इतना तो बड़ा छल। हाँ मल्लिका, वे प्रेत नकली थे। बू, देखो मल्लिका, अब तुम इस प्रकार न रो। वह सब मैंने तुम्हारे पिता इसलिए किया, तुम अपनी जिद छोड़कर विवाह के बंधन में बंध सको। महाराज, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी घमंड करती रही, और जिसे बुद्धिमान वह मुझे सबक सिखाया है, मैं उनसे मुझे यह बात का एहसास करा दिया कि मैं गलत थी। मलाइका, तुम तो इतना भी नहीं सोच सकी कि प्रेत कभी दिन में नहीं, उजाले में मनुष्य को दिखाई नहीं देते। यह सुनकर मल्लिका शर्म से झुक गया। यह देख नीलभद्र ने कहा, मल्लिका आओ, तुम्हें राजमहल चलें, तुम्हारे पिताजी हमारी राह देख रही हैं। क्या पिताजी महाराज विराटनगर में हैं? हाँ मल्लिका, चलो अब तुम्हें चलकर विधिवत आशीर्वाद लेते हैं। चलिए स्वामी। और महल में पहुंचकर दोनों मालविका और राजा वीरभद्र से सीने से लगाते हुए खूब रोई। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। बेटी, तुम मुझे खुशी तो इस बात की है, तुमने अपनी गलती का स्वीकार कर ली। तब भद्रसेन ने मालविका को वह आशीर्वाद देकर वापस लौट गए, और नीलभद्र अपनी पत्नी व दोनों माँओं के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और विराटनगर के राजपाट संभाल लिया। समाप्त दोस्तों।